बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के हवाले से। कल का दिन 17 अगस्त का दिन इसलिए बड़ा अहम है कि उसमें दो तीन केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा एक इम्पेक्ट पड़ने वाला है। और उसमें एक केस है जो कि आसिफ ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और साथ जो साबका वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ उनके ख़िलाफ़ है। और वो केस है तोशाखाना रेफरेंस का। तोशाखाना रेफरेंस में जहाँ पर नवाज़ शरीफ ने एक दरख्वास्त दी है और नवाज़ शरीफ ने उसको चैलेंज किया है, उसकी कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो रिट पिटीशन जो नवाज़ शरीफ की तरफ से जहांगीर जदौन साहब ने फ़ाइल की है वो भी सुबह के लिए कल 17 अगस्त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है। अब साथ ही जो तोशाखाना रेफरेंस है वो भी 17 अगस्त को लगा है। तोशाखाना रेफरेंस में सब को छोड़ दें, हम आ जाते हैं आसिफ ज़रदारी के हवाले से। आसिफ ज़रदारी के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और आसिफ ज़रदारी के हवाले से अदालत ने हुक्म जारी किया था कि मुलज़िम अगर अगली तारीख पर पेश नहीं होगा तो उसको गिरफ़्तार करके अदालत में लाया जाए। और ये डिटेल ऑर्डर मैंने आपको पढ़कर सुनाया था कि किस तरह से नैब हुकाम कराची को ये हुक्म जारी किया गया है नैब अदालत की तरफ से। और नैब अदालत ने यह कहा है कि अगर मुलज़िम नहीं आना चाहता तो मुलज़िम को हथकड़ी लगाकर अदालत के कटहरे में लाया जाए। उसके बाद आसिफ ज़रदारी की तरफ से फ़ारूक अचनायक और लतीफ़ खोसा, ये जो तोशाखाना रेफरेंस है इसको लतीफ़ खोसा साहब देख रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने एक दरख्वास्त फ़ाइल करवाई और फ़ारूक अचनायक साहब भी साथ थे। उनकी दरख्वास्त ये थी कि जो मुलज़िम है आसिफ ज़रदारी उसको गिरफ़्तार करने का हुक्म ख़त्म किया जाए। इन्होंने इस ऑर्डर को जो कि एहतसाब अदालत का ऑर्डर था इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इनके इल्म में है और ये समझदार लोग हैं, इनकी पूरी लीगल टीम्स हैं, ये जानते हैं कि अगर छोटे छोटे ऑर्डर्स हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाएगा तो वो ऑर्डर भी पार्ट ऑफ द फाइल बन जाएगा, वो भी ट्रायल का हिस्सा बन जाएगा। और उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखना होगा जो ट्रायल कोर्ट है, चाहे कानूनन ना भी मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन किसी हायर कोर्ट की आ जाती है तो जो लोअर कोर्ट हैं या इन्फीरियर कोर्ट्स हैं वो उसको ज़रूर देखती हैं। यही वजह थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमने जो दरख्वास्त खेलना है वो हमने एहतसाब अदालत में ही खेलना है, हमने हाई कोर्ट में नहीं जाना, हमने अपने केस को ख़राब नहीं करना। और ये कहाँ से सीखे हैं? ये सीखे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस केस के हवाले से। मैंने आपको पहले भी शायद किसी वीडियो में मैंने ज़िक्र किया होगा। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वकील थे वो बताते हैं, जो हमारे उस्ताद हैं जिनसे मैं जिनके चैम्बर में रहा हूँ, रह बशीर अहमद साहब, क्रिमिनल लॉ में उनका बड़ा नाम है, वो बताया करते थे कि उनके दोस्त थे जो वकील थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। तो भुट्टो साहब को जब जेल में गए और जेल में जाकर उनके वकील ने कहा कि हम इस केस को लड़ेंगे और हम इस केस को मर्डर केस की तरह देखेंगे और आप इसमें बरी हो जाएंगे, तो भुट्टो साहब ने कहा था कि आप इस केस को मर्डर केस समझ के न लड़ें, इसको आप पॉलिटिकल केस समझ के लड़ें, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। और उस दिन जो वकील थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस तरह हम केस को लॉस कर बैठेंगे, हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा और आप इस तरह से ना सोचें। लेकिन क्योंकि भुट्टो ज़िद्दी था और उसने बात नहीं मानी थी और फिर उसका अंजाम सबने देख लिया। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम है वो इस केस को टेक्निकली लड़ रही है, वो इस केस को टेक्निकल तरीके से लेके चल रही है, वो इस केस को टेक्निकल जो रियलिटीज़ हैं जो क्रिमिनल लॉ की उसको लेके चल रही है। यही वजह है कि जो आज़म खान साहब की अदालत में उनके पार्क लेन रेफरेंस या बाकी रेफरेंसेस थे वो भी एक एक बार वहीं पे दरख्वास्तें दी, वहीं पे खारिज हुई और उनको चैलेंज नहीं किया। और ये जो अरेस्ट वारंट थे, अब अरेस्ट वारंट तब ये जो समनिंग प्रोसेस है हमारे क्रिमिनल लॉ में CRPC में, उसका एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले समन भेजा जाता है, समन पे कोई पेश नहीं होता, उसके वारंट जारी किए जाते हैं। ये सिंपल वारंट होते हैं जिनको हम बेलेबल वारंट कहते हैं। जब बेलेबल वारंट पे भी कोई नहीं आ रहा होता फिर उस मुलज़िम के नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाते हैं। नॉन बेलेबल वारंट पे भी नहीं आ रहा फिर उसको PO डिक्लेयर किया जाता है और PO डिक्लेयर करने के बाद उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है, उसके फ्रीजिंग ऑर्डर किए जाते हैं। ये हमारे क्रिमिनल लॉ में समनिंग का प्रोसेस है। अब मुलज़िम आसिफ ज़रदारी को ये इल्म था और उनके वकला को इल्म था कि अगर हम इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट हमसे सवाल करेगा कि क्या आपको समन नहीं आया था,
क्या आपको नोटिस नहीं आए थे? क्या आपको वारंट नहीं पहुँचे थे? जब आपके पास और आपको सारी कार्रवाई का इल्म है और आप उस सारी कार्रवाई में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें देते रहे हैं और आपकी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आती रही हैं, और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर जो आपके वकील हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, उन्होंने ये बात अदालत से कमिटमेंट की थी कि आप एक मौका दे दें, अगली तारीख पर मुलज़िम को हर हाल में हम पेश करेंगे। उसके बावजूद अरेस्ट वारंट जारी किए थे एहतसाब अदालत ने। तो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने कानून के मुताबिक देखना होता है, और वो ये जो हम कहते हैं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई डंडी मारी जाएगी। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें पूछनी थी कि जब आप मुलज़िम हैं, आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ है और उस रेफरेंस की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए आपको बुलाया गया है, आप पेश नहीं हो रहे, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होगी। तो इसलिए ये अपने ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करवाना चाहते थे, और ये उस आर्डर को इन्होंने चैलेंज नहीं किया, बल्कि एहतसाब अदालत में ही इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और कहा था कि मुलज़िम बीमार है, वो मेडिकल ग्राउंड पर उसको पहले ज़मानत मिली हुई है, वो इस वक्त भी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। मुलज़िम का कराची से रावलपिंडी में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, कोरोना वायरस के इश्यूज़ हैं। और फिर मुलज़िम क्योंकि साहब का सदर है और एक जो शरीक चेयरमैन है एक बड़ी पार्टी का, बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि वो बड़ी पार्टी हैं, तो उनके बकौल वो एक बड़ी पार्टी का शरीक चेयरमैन भी है। इसलिए बराए मेहरबानी उसको इजाज़त दी जाए कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस में हाज़िरी लगवाएं और इस केस को प्रोसीड करवाएं। तो ये दरख्वास्त उन्होंने फ़ाइल की थी, लेकिन इसके ऊपर उनको रिलीफ़ नहीं मिला, और रिलीफ़ इसलिए नहीं मिला, इन्होंने दरख्वास्त लेट फ़ाइल की। अगर ये दरख्वास्त पहले फ़ाइल कर देते, उसके ऊपर नोटिस होते और 17 अगस्त से पहले ये दरख्वास्त डिसाइड हो सकती थी। इन्होंने दरख्वास्त लेट फ़ाइल की है, अदालत ने उसको भी 17 के लिए फ़िक्स कर दिया। जब 17 के लिए फ़िक्स किया है तो वो ऑर्डर तो अपनी जगह पे कायम था, जो अरेस्ट वारंट का ऑर्डर था वो तो अपनी जगह पर कायम था। वो तो जब तक उसको कोई हायर अथॉरिटी या वो सेम अथॉरिटी उसको रिव्यू नहीं करेगी, तो तब तक वो ऑर्डर कायम होगा। तो इनको ये लगा कि बजाय इसके कि 17 को आसिफ जरदारी के घर पर पुलिस पहुंच जाए या नैब हुकाम पूरी फ़ौज लेकर पहुंच जाएं और आसिफ जरदारी को वहां से पकड़ कर उनको लाया जाए, यहाँ पर जो अदालत है रावलपिंडी एहतसाब अदालत, तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इसको पेश करवा देते हैं। पहले इनका ये फ़ैसला था, इन्होंने मरियम सफदर का देखा कि वो आई है, उनके साथ चंद सौ वर्कर्स थे, वो आए हैं, उन्होंने आकर धावा बोला है और नैब ने उनको वापस भेज दिया है। तो इनका ये प्लान था कि हम भी जाएंगे और हम जाके इसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि अदालत ख़ुद बोल पड़ेगी कि आप अदालत के इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, आप अदालती प्रोसेस को ख़राब कर रहे हैं, आप यहाँ पे ना आया करें, आप बराए मेहरबानी वहीं पे रहें और आपको हम वीडियो लिंक के ज़रिए आपको हम ले लेंगे। अब इन्होंने रात एक मीटिंग की है और उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए आसिफ जरदारी भी मौजूद थे, बिलावल जरदारी, और इनकी पूरी जो सी की मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद थे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम वहाँ पर लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वर्कर्स को नहीं लेके जाएंगे, हम वहाँ पर रश नहीं करेंगे, बतौर मुलज़िम मैं जाऊँगा और वहाँ जाकर मैं अपने ख़िलाफ़ जो प्रोसेस है उसको मैं देखूँगा और वापस आ जाऊँगा। अब ये इन्होंने क्यों किया है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बिलावल जरदारी और जो आसिफ जरदारी हैं, उन्होंने ये देखा है कि मरियम सफदर के ड्रामे की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, मरियम सफदर को खुद नुकसान पहुंचा है, जहां पे उनके घर में एक जंग शुरू हो चुकी है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की, और मरियम सफदर के इस कारनामे की वजह से शहबाज शरीफ ने अपने भाई को भी सुना दी हैं और उनके आपस में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वहीं पे सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए और यूट्यूब पर बैठे लोगों ने जो उनका असल चेहरा दिखाया है, और हर शख्स ने कहा है कि जो मरियम सफदर ने किया है ना वो कानून के मुताबिक है, ना वो आइन के मुताबिक है, ना वो जमहूरियत के मुताबिक है, ना वो पाकिस्तान की सियासत के मुताबिक है। तो वो इतने जलील हुए हैं कि बिलावल जरदारी को ये लगा कि शायद हम लोग कुछ करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल न बन जाए। और अगली बात यह है कि पहले तो ये पैसे देकर को वर्कर्स ले आते थे, अब रावलपिंडी में इनके कौन से वर्कर्स हैं या पंजाब में इनके अंदर कौन से वर्कर्स हैं। बिलावल जरदारी खुद आता है और वो जेल में या अदालत में पेश होने नहीं आता, वैसे उनका कोई यहाँ पर लाहौर में इवेंट हो तो कोई बंदा नहीं आता, तो ये तो पैसे देकर भी बंदे नहीं ला सकते। तो ये कहाँ से कोई 400-500 लोग इकट्ठा करते और 400-500 लोग चले भी जाते, तो अदालतों को क्या फ़र्क पड़ता है। अदालत ने पुलिस को ऑर्डर करना था, IG को या DIG को ऑर्डर करना था या SP को ऑर्डर करना था कि भाई जब तक ये
अदालती जो सारा ये है इसको क्लियर नहीं करवाया जाता, अदालत कार्रवाई नहीं करेगी, मुलज़म बैठा रहेगा बाहर गर्मी में। मुलज़म को क्या है, फिर अदालत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 बजे तक आप बिठाए रखें लोगों को, अदालत फिर कोई फ़ैसला कर देगी। और वो नैब था, नैब के हाथ बंधे हुए थे, अदालतों के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अदालतें जब फैसला करती हैं तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी होते हैं। और ये इनको पता है कि जब इनके ख़िलाफ़ ये आर्डर हुआ है तो ये आए हैं। ये तो कहा करते थे कि हमारे कई दोस्त थे, हमें सुनने वाले कहा करते थे कि आसिफ जरदारी पेश नहीं होगा, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो बच जाएगा। लेकिन हालात हमारे सामने हैं कि वो आया है, वो पेश भी होगा और उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड भी होगा। और इस केस के अंदर भी, क्योंकि अब फ़र्द जुर्म आयद होना है, ये भी फ़र्द जुर्म आयद होगा। इस वक्त आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ 5 मेजर केसेस हैं, ये शुगर इंक्वायरी के अलावा जो सारे अपने ट्रायल में शुरू हो चुका है, जिनका ट्रायल अपने प्रोसेस की तरफ शुरू हो चुका है। और आसिफ जरदारी को ये बात नज़र आ रही है और यही वजह है कि अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अदालत के कटहरे में बतौर मुलज़िम पेश होंगे। और मैं समझता हूँ एहतसाब अदालत की यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये जो लोग हैं, जो अपने आप को, जिनके गर्दन में इतना सरैया है, जो ये समझते हैं कि ये अदालतों के सामने पेश नहीं होंगे या अदालत में कटहरे में बतौर मुलज़िम खड़े नहीं होंगे, इनको बतौर मुलज़िम खड़ा होना होगा, अपने केस को देखना होगा। और हर तारीख़ पर, अब कल आ जाते हैं, फ़र्द जुर्म लग जाती है, उसके बाद ये अदालत के ऊपर है कि अदालत उनको कह दे कि आप जब तक बीमार हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए कर लें, क्योंकि अदालत ये चाहती है कि प्रोसेस डिले ना हो। क्योंकि अगर 2 तारीख़ों पे आया है, तीसरी तारीख़ पे फिर दरख्वास्त आ जाएगी, फिर चौथी तारीख़ पे आएंगे, 5वीं तारीख़ पर दरख्वास्त आ जाएगी, तो अदालत नहीं चाहती। और अदालत इस केस को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहती है। और जो सरेंडर किया है आसिफ जरदारी ने एहतसाब अदालत के सामने, और एहतसाब अदालत के सामने सर झुका दिया है। और अब ये जो सर झुका है ये झुका रहेगा और अदालतें अपने केस को कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगी। अब 17 अगस्त को आसिफ जरदारी पेश होते हैं, क्या कार्रवाई होती है, नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। पहले मुझे ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त शायद डिसाइड हो जाए और उसके बाद एहतसाब अदालत में जो भी कार्रवाई होगी हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और एहतसाब अदालत की कार्रवाई भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।